अल्कोहल फिनॉल्स ईथर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। जो टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख रहे होंगे। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग लास्ट में देख रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। तो जैसे इस तरीके का यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, 3 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें यदि KMnO4 डालेंगे तो इस 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को वो OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, याद रखना ये 3 डिग्री होना चाहिए, इसी को ये OH में कन्वर्ट करता है। KMnO4 के साथ यदि हीट करेंगे तो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब ये अल्कीन है। अल्कीन में यदि हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवा दे तो इसमें मार्कोनिकोव रूल लगता है विथ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, देयरफॉर यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद OMDM कराएंगे तो इसमें मार्कोनिकोव लगेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड में यहाँ पे टूट के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और उसका यदि रीअरेंजमेंट भी हो सकता है तो वो हम करा सकते हैं वहाँ पे। बट OMDM में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना वहाँ पे बस OH लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे इसमें HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। यानी कि इसमें अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना तो यहाँ पे बना दो और यहाँ पे सिंपल सा OH लगा दो, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, OMDM में रिएजेंट होता है यहाँ पे Hg, OAC2, H2O, NaBH4 और OH। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में ही H+ और H2O होता है, या फिर हम लोग इसके जगह डाइल्यूट H2SO4 भी कह सकते हैं। ठीक है, और HBO में B2H6, THF एंड H2O2 OH- ये होता है। नाउ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है RX, इसके साथ यदि हम लोग एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH या मोएस्ट Ag2O डाले तो SN2 रिएक्शन देता है और यहाँ से X हट के OH आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पे। और यहाँ पे यदि RX के साथ H2O डालेंगे तो यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन देता है, यानी कि इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो सकता है, और SN2 वाले में सिर्फ इन्वर्जन होगा विच इज वोल्डन इन्वर्जन। ठीक है, H2O डालेंगे तो ये भी यहाँ से हट के OH बन जाएगा, बट ये SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, H2O डालेंगे तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड आपके होते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन्हीं को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इनके रिडक्शन से भी हम लोग यहाँ पे अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्कोहल या सॉरी अल्डिहाइड क्या हो गया, अल्डिहाइड आपका ये होता है विच इज C++OH। ठीक है, और कीटोन आपका ये होता है C++OC, इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें यदि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल दें, जैसे कि यहाँ पे LaH, ठीक है, NaBH4 है ना, H2 निकिल या B2H6 THF, ये सब डाल दे तो क्या होगा। सो देखो, जो ये LaH है, ठीक है, यानी कि वही लिथियम एल्यूमिनियम वाला, तो ये रिड्यूस कर देगा सभी को, ये सभी को रिड्यूस कर सकता है सिवाय अल्कीन और अल्काइन के। अल्कीन और अल्काइन के डबल बॉन्ड को छोड़ के ये सभी को रिड्यूस कर सकता है ना। SBH, ठीक है, यानी कि वही सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना, NaBH4, ये सिर्फ अकर को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और RX। एसिड हैलाइड वही होता है डबल बॉन्ड CX, ये होता है आपके पास एसिड हैलाइड। ठीक है, सो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और RX, इनको SBH सिर्फ रिड्यूस कर सकता है। H2 निकल के देखा जाए तो ये सबको रिड्यूस कर देगा सिवाय कार्बोक्सिलिक एसिड के, और B2H6 सबको रिड्यूस कर देगा सिवाय वही एसिड हैलाइड के। समझ में आ गया। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से याद रखना, कौन किसको कर सकता है और किसको नहीं। तो अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड को तो ऑब्वियसली सब भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, LaH, NaBH4, H2 निकिल और B2H6, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे H लगेगा, दोनों जगह बस डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे HS लगाना है, तो इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगा। फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट देखा जाए तो यहाँ पे देखो CH3 MgBr है पहला, और दूसरा H2O। तो यहाँ से क्या होगा, ये हटेगा, इस पे माइनस आएगा, फिर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे है ना, इस वाले में, इस कीटोन में है ना, ये भी कीटोन ही है, तो इसमें डबल बॉन्ड था, ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे इसमें प्लस आएगा, तो ये जो CH3 है ये इस प्लस के पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ CH3 लगेगा, और H2O से H आएगा, और H+ जो है वो इस O- के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। सिंपल से यहाँ तोड़ो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस बनाओ, इससे यहाँ पे ये माइनस वाला निकल जाएगा, इस माइनस को इस प्लस के पास भेजो, और H2O से जो H+ निकलेगा उसको इस O- के पास भेजो, आपका आंसर निकल गया, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इसमें LAH काम करेगा, बिल्कुल देखो LAH सिर्फ अल्कीन और अल्काइन में काम नहीं करता है। क्या SBH काम करेगा, देखो SBH सिर्फ अकर में काम करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में काम नहीं करेगा। और H2 निकल तो कार्बोक्सिलिक एसिड में करता ही नहीं है, तो H2 निकल भी नहीं होगा, बाकी B2H6 हो जाएगा। B2H6 सिर्फ एसिड हैलाइड में नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें कर देगा, ये दोनों इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब रिड्यूस करने का मतलब क्या, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ऊपर H नीचे H, और ये वाला भी अल्कोहल वाला टूट जाएगा, यहाँ पे H यहाँ पे H, तो ये कंप्लीट इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन गया, अल्कोहल आपका हो गया और H2O निकल गया यहाँ से। ठीक है, और ये है आपके पास ईस्टर। ठीक है, ईस्टर में कौन कौन करेगा,
ईस्टर में आपका सिर्फ ये नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। देखो H2 निकल कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करता, बाकी ईस्टर में कर सकता है। तो LAH H2 निकल B2H6 ईस्टर में कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे H लगाओ, बॉन्ड तोड़ के इसको भी तोड़ो, HH लगाओ, तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे। एक तो ये वाला अल्कोहल मिल गया, ठीक है, ये वाला अल्कोहल, और यहाँ से एक ये वाला अल्कोहल मिल गया, ठीक है, R-OH। समझ में आया क्या करना है? ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसका सबसे पहले हम लोग एसिडिक नेचर देख रहे हैं। तो ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल में यदि सोडियम डालेंगे तो यहाँ से इस H को हटा के ये RONA बन जाएगा और हाफ H2 निकल जाएगा। NaH डालेंगे तो सिमिलरली RONA बनेगा और यहाँ से H और H मिलकर 2H2 हो जाएगा। NaNH2 डालेंगे तो यहाँ पे वही RONA बन जाएगा और यहाँ से H निकल के NH3 बना देगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये जो OH था ना यहाँ पे, ठीक है, इसी में ज्यादा आपका पोलैरिटी होता है, तो इस वजह से ये OH टूटता है। याद रखना, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। ये वाला अल्कोहल में ये इस तरीके से होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को मत तोड़ देना, समझ में आया? इस वाले बॉन्ड को मत तोड़ना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना। सो यहाँ से ये टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और यहाँ से जो ये R भी टूटेगा, R पे माइनस आएगा। सो ये जो R पे माइनस है, इसके पास H प्लस चला जाएगा, तो ये RH बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बन गया, और ये जो MgX है ना, ये वाला MgX, ये इसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन गया ROMgX। समझ में आ गया? एल्यूमिनियम डालेंगे तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, ये RO3Al बना लेगा, ठीक है। NaOH डालेंगे तो NaOH में RONA और H2O बना लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे RONA, इसको हट के Na बना देगा और H2O बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, OH के साथ H मिलके, ठीक है। याद रखना, ये वाला जो रिएक्शन है ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो ये R है ये CH3 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है, ये ROH, ये आपके पास H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि इसको स्ट्रॉन्ग एसिड होना पड़ेगा और इसको वीक एसिड होना पड़ेगा। ध्यान देना, रिएक्शन कैन नॉट गो फ्रॉम वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब इसके साथ क्यों नहीं हुआ ROH, यदि हमने इसके साथ डाल दिया NaHCO3 के साथ, क्योंकि अगर इसके साथ होता तो यहाँ पे RONA बनता, प्लस यहाँ पे क्या बनता, ये H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाता, जो कि इस अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो इस वजह से ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वीकर से स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ नहीं जाता। यहाँ पे H2O जो बना है, ये H2O भी बाकी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, सिवाय आपके पास मिथेनॉल से, ठीक है। यदि देखा जाए तो CH3OH, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो CH3OH का ज्यादा होता है, देन H2 का ज्यादा होता है, देन बाकी रिमेनिंग अल्कोहल, ठीक है। और जितने जो अल्कोहल बन गए वो इसके लास्ट में आते हैं H2O के। सिर्फ मिथेनॉल जो है ये इससे ज्यादा हो जाता है H2O से, इस वजह से यहाँ पे यदि CH3 हुआ तभी ये वाला रिएक्शन प्रोसीड होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इथाइल प्रोपाइल इस तरह के ग्रुप का तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हैलाइड्स। तो ROH के साथ यदि हमने PCl5 डाल दिया तो ऑब्वियसली RCl POCl3 HCl बना देगा। ये सब तो हमने देख ही रखा है, ये सारी चीजें, ठीक है। PCl3 डाल दिया तो यहाँ पे ये तीन कंपाउंड लेते हैं उस केस में, तो ये RCl बना लेगा और H3PO3 बना लेगा, ठीक है। P+Cl2 हीट डाल दिया तो ये भी 3RCl और H3PO3 बना देगा, ठीक है ना। ये सभी आपका SN2 रिएक्शन देता है, ये सभी आपका, ठीक है। SOCl2 डाला तो इसको हम लोग डाल्टन्स रिएक्शन बोलते हैं, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड इसको बोलते हैं। तो ये भी RCl बना लेगा, है ना। और यदि SOCl2 पायरिडीन के साथ यदि हीट डालेंगे तो ये भी RCl बना लेगा, और इसमें जो है डाल्टन्स रिएक्शन में इसमें रिटेंशन होता है, और इसमें ऑब्वियसली SN2 है तो इन्वर्जन हो जाएगा। समझ में आ गया? और HCl ZnCl2 हीट डालेंगे तो इसमें SN1 रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, देन उसके बाद फिर RCl बना लेगा, ठीक है। इसमें क्या है एक्चुअली, यदि 3 डिग्री हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो फिर यहाँ पे हमें ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए फिर हमें ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट, वही चीज है यहाँ पे, तो वो डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को। ल्यूकास रिएजेंट होता है वही HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, SN1 रिएक्शन देता है। तो अल्कोहल के साथ यदि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे तो वही कार्बोकेटायन बनेगा, देन वहां से फिर RCl इस हट के OH हट के फिर ये Cl चला जाएगा, RCl और ZnCl2 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिलता है, ठीक है। सो याद रखना, ये जो व्हाइट टर्बिडिटी है ये कब आ सकता है, मतलब कितने टाइम में आ सकता है। तो टर्बिडिटी का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, ठीक है। इस कार्बोकेटायन फॉर्म के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है इस टर्बिडिटी, ठीक है। यानी कि रेजोनेंस एरोमेटिक एक्सेट्रा पे हम लोग जानते हैं इसका स्टेबिलिटी कैसे निकालना है। सो यदि 3 डिग्री यहाँ पे अल्कोहल हुआ तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगा, बल्कि 2 डिग्री अल्कोहल पे 5 से 8 मिनट में आता है, और 1 डिग्री अल्कोहल पे कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। या कह सकते कि आधे घंटे से यानी 30 मिनट से ज्यादा देना पड़े, और साथ ही साथ उसको हीट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। सो ये डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, 1 डिग्री नहीं देता है, और 3 डिग्री को तो सिंपल यदि शेक भी कर देंगे तो वहां से हमें टर्बिडिटी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को, है ना। इसके लिए रिएजेंट होता है यहाँ पे P+I2, है ना, AgNO2 HNO2 NaOH, SN2 रिएक्शन देता है ये। इसमें याद रखने का ट्रिक है RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है वो रेड कलर दे देता है इन रिएजेंट्स के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस देता है, ठीक है। सो RBC रेड ब्लू कलरलेस, 1 डिग्री रेड कलर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री कलरलेस हो जाएगा। समझ में आया? ये था विक्टर मेयर टेस्ट।
नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ आरओएच देखते हैं, यानी कि अल्कोहल यहाँ से हट जाएगा, है ना। सो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे CH3 CH2OH है, वही अल्कोहल है अपना। रिएजेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट कर दिया, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2PO4 हीट कर दिया, है ना। और हीट यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका 443 केल्विन, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये OH हटेगा, और यहाँ पे पहली बात तो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। ये जो H2SO4 और H2PO4 वगैरह हम लोग लेते हैं, इसमें इवन रिएक्शन होता है, ठीक है। और बाकी POCl3 हीट ले लिया, Al2O3 हीट ले लिया, और P2O5 हीट ले लिया, इसमें E2 रिएक्शन हो रहा होता है। E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, देयरफॉर अगर इसका रीअरेंजमेंट होना हुआ तो वो हो जाएगा। E2 रिएक्शन में कोई ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें OH हट के सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होना हुआ तो हुआ, फिर यहाँ से एक H हटेगा, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पे ये हटेगा, ठीक है, यहाँ से फिर एक H हटा, यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड लगा दो। इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल यदि लिया तो क्या होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे 85% H3PO4 440 केल्विन पे डालेंगे तो ये डायरेक्ट अल्कीन बना देगा यहाँ पे, इस तरीके से। देखो 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट अंडर माइल्डर कंडीशन, इसमें ज्यादा हीट देना पड़ता है 1 डिग्री को, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री को कम हीट देके भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। 3 डिग्री में हम लोग 20% ही H3PO4 358 केल्विन पर डालते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से अल्कीन बन जाता है, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा, देन 2 डिग्री का होगा, देन 1 डिग्री का होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, यानी कि 3 डिग्री में हमें थोड़ा कम टेम्परेचर लेंगे तो भी हो जाएगा, 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन, यानी कि ईस्टर बनाता है। सो अल्कोहल से ये ईस्टर बनाएगा। सो जैसे यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे एनहाइड्राइड है, ठीक है। सो इसमें क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, तो क्या काम करो, यहाँ से इसको तोड़ दो, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। सिमिलरली इसको तोड़ दो, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और इस प्लस को यहाँ से जाके चिपका दो, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCO, ये वाला RCO, और यहाँ पे O और R डैश आ जाएगा, O R डैश हो गया, तो ये बन गया आपके पास ईस्टर। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे, ये जो H है ये इसके पास चला जाएगा, तो ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से होता है। और ईस्टर का याद रखना, ईस्टर का हमें कहीं ना कहीं फ्रूटी स्मेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड भी आप लोग ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लोगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना याद रखना, अल्कोहल में OH वाला बॉन्ड तोड़ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये COH ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसको तोड़ो, इस पे माइनस, इस पे प्लस बनाओ, इसको तोड़ो, इस पे प्लस, इस पे माइनस बनाओ, तो ये जो प्लस है ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये सिमिलर सा ईस्टर बन गया वापस से। देन फिर ये H इस OH के पास जाके H2O बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी कर सकते हो, है ना। ये वही आपके पास एसिड हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें इसको तोड़ो, यहाँ पे माइनस, इसमें प्लस, तो इसको तोड़ो, इसको प्लस, इसमें माइनस, तो ये वाला यहाँ पे जाके ईस्टर बना देगा, और HCl के पास जाके HCl बना देगा, ठीक है। और ये सभी एस्टरिफिकेशन आपका SN2 रिएक्शन देता है, ठीक है। ना नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम लोग अल्कोहल्स के डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वहीं पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको ये क्या काम करेगा, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ये जो ये H2 है ना, इस दोनों को यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग केस में ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री वाला है, इसको CH3C, ये तो दोनों H2 था यहाँ पे, इस दोनों को यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। OH और OH में, और यहाँ तो पहले से एक OH था ही। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, यहाँ तो 3 है, तो यहाँ से एक वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एक वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और OH। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। वहीं पे यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो क्या करेगा, ठीक है। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले तो यहाँ पे सिर्फ एक ही H को OH में कन्वर्ट करेगा, यानी कि CH3CH, एक H बचा रहेगा और एक को ही सिर्फ कन्वर्ट करेगा। तो अगेन से यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH आ गया, तो यहाँ से इस तरीके से एक वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो ये बन गया CH3C, इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एक H था, ठीक है। तो इस तरीके से अल्डिहाइड बना लिया। समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो 2 डिग्री अल्कोहल में देखा जाए तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, दोनों ही 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये H2 था, ठीक है, इस H2 की जगह कुछ नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे H2 नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ एक H होगा, ठीक है। सो इस H को क्या काम करेगा, इस H को भी OH में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग या माइल्ड दोनों ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो या फिर माइल्ड ले लो, माइल्ड एजेंट या स्ट्रॉन्ग एजेंट। तो ये CH3C, ये जो H था इसको यहाँ पे इसने OH में कन्वर्ट कर दिया, और एक OH तो पहले से था यहाँ पे CH3, तो यहाँ से फिर से वही एक वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3C, इस पर डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपके पास कीटोन, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में देखा जाता है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या काम करता है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे एक H होगा 3 डिग्री में, ये 3 डिग्री अल्कोहल है,
सो 3 डिग्री अल्कोहल में पहली बात तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई एच ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइज में किसको करेगा मेरे भाई? एच तो होना चाहिए ना ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो यहाँ पे एच नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकता ये दोनों। केवल केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब आपके पास हम लोग Cu हीट ले लें 300 डिग्री सेल्सियस पे, इसको ले लेंगे तब वो अल्कीन बना लेगा ड्यू टू हीट, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इस बात को याद रखना। कुछ नहीं है भाई, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे थे ना, ये वाला एलिमिनेशन सेम वही चीज कर देना यहाँ पे, एल्कोहल से कैसे ये बन रहा है बस वही चीज कर देना यहाँ पे बस, ठीक है। सो बस ये एक्चुअली ये एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे थे ना, ये वगैरह 3 डिग्री है ना अपने पास, तो बस वही कर देना है। हाँ, जब Cu हीट और 300 लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल पे, याद रखना। बाकी इस पे तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस बात को याद रखना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, बट ये जो है 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है यदि इसके साथ हीट हुआ तो, ठीक है। तो यानी कि ये क्या काम करेगा, यदि Cu के साथ ले ले, Cu हीट वही 300 पे, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको हटा देगा और यहाँ से एक हटा देगा, तो इस जगह पे ये डबल बॉन्ड लेके आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वही CH3 CH3 और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो CH2, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, अल्कीन बना लेगा। चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी कराता हूँ, जैसे कि यहाँ पे CrO3H2SO4 है। अच्छा, पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया तो नहीं कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन कौन सा माइल्ड है। सो KMnO4H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं CrO3H2SO4 को। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC माइल्ड है, PTC माइल्ड है, CrO प्लस एसीटोन, ठीक है, याद रखना CrO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, CrO3 एसीटोन माइल्ड है, ठीक है, और Cu हीट और 300 डिग्री सेल्सियस ये भी माइल्ड है, ठीक है। तो CrO3H2SO4 ये आपके पास हो जाएगा जोन्स रिएजेंट विच इज स्ट्रॉन्ग। तो ये तो दोनों H है ना यहाँ पे, इस दोनों को यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे फिर वही वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और PCC क्या काम करेगा, सिर्फ एक ही H को यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर पाएगा, फिर वहां से वही वाटर निकल जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास अल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास 1 डिग्री कार्बन था, तो ये 1 डिग्री OH हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। नो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेलो अरीन है, इसमें NaOH और 623 केल्विन 3 ATM पे डालें तो ये डाउस प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे ये OH लग जाएगा। डायरेक्ट नहीं टूटता है ये, इसके तोड़ने के लिए नॉर्मल कंडीशन नहीं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट और प्रेशर देना पड़ता है, विच इज 623 केल्विन एंड 300 ATM, तब जाके ये OH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। BDS यानी कि वही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हो, इसमें H2O डालेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। यदि ये है, इस पे OH लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसको NaOH CaO और हीट डालेंगे तो क्या हो गया, वही सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो इसको ये कंप्लीट हटा देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ से हट गया, तो ये सोडा लाइम रिएक्शन होता है ये, ठीक है ना। ये रिएक्शन देखो, ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, V2O5 वाला। V2O5 यदि 250 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये बेंजीन को, ठीक है, OH में फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, डाउस प्रोसेस देखा, फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से देखा, फिर सोडा लाइम देखा, उसके बाद यहाँ पे V2O5 250 डिग्री सेल्सियस भी इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर Fe, ठीक है, H2O2 हीट डालेंगे तो ये भी इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये है आपके पास, इस पे आपके पास OH ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसको वार्म H2O डालेंगे यहाँ पे तो इसको ये हटा देगा, कंप्लीट डीसल्फोनेशन कर देगा। वार्म H2O या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो इसको कंप्लीट हटा देगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फिनॉल्स बन सकता है। नाउ क्यूमीन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्यूमीन वाला, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, जहाँ पे बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग O2 और H डालते हैं, ठीक है। O2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये H पहले से था, यहाँ पे एक H और बीच में 2 O घुस जाएगा, बस इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं। इसमें देन फिर हम लोग H+ और H2O डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको ये हटा देगा यहाँ से, इस कंप्लीट को हटा देगा और यहाँ पे OH बना देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं तो भी ये सेम ही चीज देगा, ठीक है ना। डाइल्यूट में आ जाएगा आपके पास वाटर और एसिड से आपके पास H+ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट हटा के ये फिनॉल बना लेगा। और फिनॉल के साथ क्या, फिनॉल के साथ हमें यहाँ पे एसीटोन भी मिल रहा होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसके कारण से हमें यहाँ पे एसीटोन मिल रहा होगा, समझ में आ गया। तो इस दोनों रिएक्शन को अच्छे तरीके से याद रखना। आपको डायरेक्ट इस तरीके से दे सकता है कि पहले नंबर पे आपको दे देगा यहाँ पे O2 HNO और दूसरे नंबर पे आपको दे देगा यहाँ पे H+ H2O, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ से हमें बनाना है, तो ये वाला जो बन गया ये आपके पास वही है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, यही आपके पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको पहले बात तो बनाना कैसे है, तो बेंजीन में यदि इलियम डाल देंगे यानी कि H2H2O7 तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें फिर NaOH डालें और H+ डाल दें, ठीक है, तो ये कंप्लीट हट के आपके पास OH बन जाएगा यानी कि फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल देखें, सबसे पहले हम लोग इसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं। इसमें भी जो है
ये OH यहीं से टूटता है, क्योंकि यहाँ से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ से नहीं टूटेगा, यहीं से टूटेगा, तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। ठीक है, तो Na डालेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे वही Na बन जाएगा। इसी को हम लोग सोडियम फेनोक्साइड बोलते हैं, इसी चीज को सोडियम फेनोक्साइड। और यहाँ पे सिंपल सा इस H को हट के यहाँ पे जो O आ रहा है, इसी को हम लोग फेनोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, फेनोक्साइड आयन बोलते हैं, और Na लगा देंगे तो फिर सोडियम फेनोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ H2 बनेगा, फिर NaOH डालेंगे, सॉरी NaH डालेंगे तो यहाँ पे वही सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा और H2 निकल जाएगा। ठीक है, फिर NaNH2 डालेंगे तो यहाँ पे वही फेनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड, और NH3 निकल जाएगा। ठीक है, देन फिर NaOH डालेंगे तो अगेन से यहाँ पे Na लग जाएगा और यहाँ पे OH के साथ H प्लस आके H2 लग जाएगा। ठीक है, RONA डालेंगे तो यहाँ से Na का हट के यहाँ पे Na लग जाएगा इसके साथ, तो सोडियम फेनोक्साइड बन गया। तो इस RO के साथ यहाँ पे फिर इसका H चला जाएगा तो ROH बन जाएगा, यानी कि अल्कोहल भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अल्कोहल भी बना सकते हो। और NaHCO3 अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे वही H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी यदि RMgX डालेंगे तो RMgX जो, अच्छा यहाँ पे H2 जो बना ना, ये फिनॉल H2 से ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पे ये बन गया। कैसे पता चला कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए इस H+ को हटाओ और जो यहाँ पे माइनस बना इसका स्टेबिलिटी देख लो, तो इसका स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है H2O से, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर से वीकर रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसमें लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, और क्यों नहीं हो पाया मैंने आपको बता दिया, वही कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिड होता है। RMgX देखा जाए तो RMgX में सिंपल इसको हटाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, तो ये जो माइनस है ये H+ के साथ जाके हाइड्रोकार्बन बना देगा और ये MgX फिर इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो OH जो है यहाँ पे, इस पे क्योंकि लोन पेयर है तो ये M इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, नहीं ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा रहा होगा। सो डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ऑर्थो पे भी जुड़ेगा NO2 डाके। ठीक है, NO2 OH सॉरी ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पैरा वाला मेजर बन रहा होगा, इस बात को याद रखना। डाइल्यूट डालेंगे तो एक ही NO2 जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दें तो यहाँ पे जो NO2 है वो दोनों ही ऑर्थो और एक पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरीके से होता है, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। डाइल्यूट डालेंगे तो एक ही जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे, और पैरा वाला मेजर बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो तीनों जगह पे जाके जुड़ जाएगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे जब फिनॉल पे तीन जगह यहाँ पे ऑर्थो, दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है, इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और यही आपके पास है नाइट्रेशन, जहाँ पे NO2 प्लस का एडिशन हो रहा होता है। चलो यहाँ पे ये है नॉल। अब इसमें यदि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CHCl3 डाल दें, ठीक है, Br2 इन CH2 डालेंगे तो यहाँ पे Br लग जाएगा और Br लग जाएगा। ठीक है, ऑर्थो पे भी एक Br लगेगा और पैरा पे एक Br लग जाएगा। ठीक है, और पैरा वाला यहाँ पे मेजर बन रहा होगा। ठीक है, पैरा वाला यहाँ पे मेजर बनेगा, बट वहीं पे Br2 के साथ यदि H2O ले लें, Br2 इन H2O, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे ये Br2 का एडिशन करा देगा। ठीक है, H2O के प्रेजेंस में। और ये वाला जो है ये आपके पास व्हाइट पीपीटी देता है, और इसी को हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, Br2 इन H2O को ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, जिसको आप लोग ऐसे तरीके से याद रखो। और ये वाला ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हेलोजनेट हो रहा है तो इसको हेलोजिनेशन, और क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया तो इसको ब्रोमिनेशन मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं। अब जैसे देखो ये फिनॉल है, फिनॉल में यदि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट कर दें या H2S2O7 हीट कर दें तो फिर इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे वही SO3S लग जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या हीलियम यहाँ पे डाल देंगे तो ठीक है। और वहीं पे यदि RX एनहाइड्रस AlCl3 डालें तो यहाँ से R इसके पैरा पोजीशन पे चल जाएगा, या वहीं पे एसिड हैलाइड डाल दें तो यहाँ से ये इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस पे प्लस आएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन को भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है रीमर टिमर रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, RTR बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट है यहाँ पे इसमें CHCl3 NaOH और H+। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये अल्डिहाइड ऐड करवाता है, यानी कि OH है यहाँ पे, OH के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अल्डिहाइड ऐड कराता है। याद रखना इसमें ऑर्थो वाला ही मेजर बनता है। ठीक है, इस बात का रखना। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे CHO ऐड करवा देगा, यानी कि ऑर्थो सिलिसल्डिहाइड बोल देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ऑर्थो सिलिसल्डिहाइड बना लेता है। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, इसका रिएक्शन यदि देखा जाए तो CH3 एक्वस NaOH है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ये Na लगा देगा, है ना, और यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे ये CHCl3 जो है यहाँ पे CHCl2 लगा देगा। ठीक है, तो ONA+ और CHCl2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये होता है हमारे पास इसका इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर से NaOH जाएगा, NaOH जाएगा, उसके बाद क्या काम करेगा ये, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इसको हट के ये CHO लग जाएगा। ठीक है, CHCl2 जो है यहाँ पे CH और 2 Cl होगा यहाँ पे इसके साथ। तो अब क्या काम करेगा, इसको हट के यहाँ पे ये 2 OH कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 OH एक कार्बन पे अनस्टेबल होता है, सो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर H+ जाएगा तो ये Na यहाँ से हट जाएगा, और ये H+ इस O- के साथ जाके OH बना लेगा, तो ये बन गया आपके पास सिलिसल्डिहाइड। और ऑर्थो पोजीशन पे तो इसको हम लोग ऑर्थो सिलिसल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन भी कुछ पिछले जैसा ही है, रीमर टिमर जैसा ही है। इसमें रिएजेंट होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड NaOH और H+। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है।
ठीक है, इसको हम लोग ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। याद रखना, यदि NaOH हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, तो NaOH में इसमें आपके पास ऑर्थो मेजर होता है, और KOH लेते हैं तो फिर वहां पे फिर पैरा मेजर हो जाता है, बट ज्यादातर आपको NaOH ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें वही चीज है, NaOH लेंगे तो यहाँ पे वही ONA बना देगा। ठीक है, उसके बाद फिर CO2 और H+ देंगे तो बस यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड COOH यहाँ पे जुड़ जाएगा, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये बन गया आपके पास सिलिसिलिक एसिड, और ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसका एक और नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी। देखो इसके प्रेजेंस में यदि हम लोग ले रहे हैं ना, तो इसके प्रेजेंस में यहाँ पे, क्योंकि इसी को मोर प्रायोरिटी देना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके प्रेजेंस में ये वाला पोजीशन 2 है, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये वाला कंप्लीट बेंजोइक एसिड हो गया, और इसके दूसरे पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो इसी वजह से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, कुछ अदर रिएक्शन भी होते हैं, जैसे फिनॉल के साथ यदि Z+ डालेंगे तो इस OH को कंप्लीट हटा देगा, बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल के साथ यदि CH3Cl और NaOH डालेंगे तो इसको यहाँ से हटा देगा H+ को, और ये CH3 जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये एनिसोल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ईथर बन गया। ठीक है, एनिसोल। ठीक है, जहाँ पे इसके साथ CH3 जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर CH2N2 हीट भी कर देंगे तो भी फिर ये एनिसोल ही बन जाएगा। ठीक है, वही O के साथ CH3 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर Na2Cr2O7 और H2SO4 डालेंगे, ठीक है, Na2Cr2O7 याद रखना है इस रिएजेंट को, और H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन के साथ ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड O। इसी को हम लोग यहाँ पे बेंजोक्विनोन बोलते हैं, याद रखना है इसको, बेंजोक्विनोन बोलते हैं, और ये पिंक कलर का होता है। बेंजोक्विनोन पिंक कलर का होता है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फिनॉल हो रहा है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में अब हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है सबसे पहली बात तो। ठीक है, एल्कोहल जैसे यहाँ पे इस तरीके से एल्कोहल है, इसमें यदि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे 413 केल्विन पे, तो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे इसका ईथर हो जाएगा, यानी कि ईथर बन जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि टेम्परेचर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो फिर ये अल्कीन बना देगा यहाँ पे, यानी कि वही फिर इवन रिएक्शन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इवन रिएक्शन हो जाएगा। समझ में, यदि टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो इसको हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। लेकिन यदि थोड़ा कम टेम्परेचर लिया, विच इज 413 केल्विन, तो यहाँ पे फिर इसको यहाँ से हटा देगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देगा, फिर यही दूसरा वाला यहाँ पे आके चिपका देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ईथर बन जाएगा, यानी कि वही है, CH3 लिया, CH2 लिया, फिर OH है, फिर इधर से OH है, फिर CH2 है, फिर CH3 है, 2 कंपाउंड ले लिया, फिर इसका H और इसका OH लेके दोनों को चिपका दिया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, तो इस तरीके से होता है आपके पास डिहाइड्रेशन। ठीक है, 43 केल्विन पे ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कीन बना लेगा, और 413 केल्विन पे इस पे जो 1 डिग्री है वो ईथर बना लेता है, और बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री वो फिर अल्काइन बनाएगा। इस बात का याद रखना। ठीक है, 1 डिग्री जो है, ये 1 डिग्री वही सिर्फ यहाँ पे आपका ईथर बना लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, इसमें ड्राई Ag2O डालेंगे, SN2 रिएक्शन देता है, सेकंड में पढ़ा था, तो ये भी यहाँ पे ईथर बना लेता है, और Ag2X यहाँ पे PPT रिलीज कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यहाँ पे हम लोग RX लेते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग RONA लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अल्कनोइड बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, यानी कि ROR बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो X+ है ये Na के साथ जुड़ के NaX बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ईथर बन गया है ना। और जीरो ये जो है, अगर ये नॉर्मल यहाँ पे CH3 हुआ, या फिर 1 डिग्री कुछ भी हुआ, आर्क वाला जो ग्रुप है ना, 0 डिग्री या 1 डिग्री हुआ, तो ये SN2 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा और ईथर बना लेगा। ठीक है, यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री यहाँ पे ये हुआ, 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ, तो फिर वे E2 दे देगा, यानी कि ये फिर अल्कीन बना लेगा। इस बात का याद रखना। समझ गए सब? तो देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे CH3Br है, और यहाँ पे वही अल्कनोइड डाल लें, टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये वाला इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बन गया। ठीक है, और NaBr बन गया। 3 डिग्री के साथ डालेंगे तो 3 डिग्री क्या होगा मेरे भाई, 3 डिग्री जो है यहाँ पे इसका पास एलिमिनेशन हो जाएगा, तो बस इसका यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो इस तरीके से आपके पास अल्कीन बन गया। समझ गया? चलो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद HX, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर आपको यहाँ पे HI देखने को मिलता है HX की जगह। नाउ देखो, यदि सिमेट्रिकल यहाँ पे ईथर है आपके पास, तो सिमेट्रिकल ईथर पे क्या काम करेंगे, यदि HX एक्सिस में डाल दिए तो सिंपल सी बात है, चाहे कहीं से भी तोड़ दो तो 2 यहाँ पे ये RX बना देगा, यदि एक्सिस में ले रहे हैं तो। लेकिन यही यहाँ पे 1 मोल ले लिया हमने, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बॉन्ड तोड़ेगा, फिर यहाँ पे ये से ये प्लस है तो X पे माइनस है, तो यहाँ पे ये RX बना लेगा, और यहाँ पे फिर ROH बना लेगा, यानी कि अल्कोहल 1 मोल पे। ठीक है, फिर यदि अनसिमेट्रिकल एक्सिस में ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक को यहाँ पे तोड़ो, ठीक है, यहाँ पे R' बना लो, फिर दूसरे में यहाँ फिर RX बना लो। समझ में आ गया? यदि एक्सिस में लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे HX 1 मोल ले लिया, तो फिर यहाँ इसको तोड़े या इसको तोड़े, फिर वो डिपेंडेंसी आ जाता है, डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका ट्रिक भी बना दिया है, ये देखो यदि 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, या इसमें से कोई सा भी कार्ब जो आ रहा है वो 2 डिग्री हुआ, देखो अगर मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, HX के साथ कॉन्सेंट्रेटेड भी आ सकता है, डाइल्यूट भी आ सकता है। ठीक है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट का अंतर सिर्फ हमें 2 डिग्री अगर हुआ तो ही देखना है, बाकी जो भी है वो तो ऐसे ही चल जाएगा, चाहे जो भी सा भी हो। तो देखो यदि 2 डिग्री कॉन्सेंट्रेटेड या 3 डिग्री रेजोनेंस हो रहा हो किसी में भी,
ठीक है, किसी को भी तोड़ने के बाद, तो फिर वो SN1 रिएक्शन देगा, यानी कि फिर हमें वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, इस तरीके से हमें तोड़ना होगा। लेकिन यदि इसमें से कोई सा भी CH3 1 डिग्री 2 डिग्री डाइल्यूट मीडियम के साथ हुआ तो फिर वो SN2 रिएक्शन देगा, और हमें उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यदि दोनों ही आ रहा हो कहीं ना कहीं, तो फिर हमें वहाँ पे SN1 को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा SN2 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वो है, इसके बाजू बाजू ये है। अब ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, जो नेक्स्ट कार्बन होगा ना बस उसी का हमें डिग्री देखना है। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में क्या SN2 रिएक्शन देगा, और SN2 रिएक्शन सबसे पहले देखो कौन सा डिग्री, स्टेप 1 कौन सा डिग्री है, स्टेप 2 क्या करना है, उस डिग्री के बराबर कौन सा रिएक्शन दे सकता है SN2। SN2 अब थर्ड स्टेप कहता क्या है, बॉन्ड ब्रेक करो लेस स्टेरिक साइड से। तो अब देखो यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो यहाँ पे हम तोड़ देंगे, बस तोड़ दिया, काम खत्म मेरे भाई। इस पे माइनस लगाओ, इस पे प्लस लगाओ। ठीक है, तो ये माइनस प्लस यहाँ पे वैलिड होगा, और H प्लस यहाँ पे और I माइनस रहेगा। तो जो I माइनस ये इसके साथ चला जाएगा और H प्लस इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ OH बन जाएगा और यहाँ पे इस वाले के साथ I बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है, इसमें क्या काम करना है, इस पे यहाँ पे जैसे कि दोनों को तोड़ दो। देखो इसको तो सबसे पहली बात तो तोड़ ही नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ यहीं से टूटेगा, और यहाँ से टूट के ये वाला जो है ये प्लस यहाँ पे रेजोनेंस दिखा सकता है, रेजोनेंस है तो SN1 है, तो सिंपल सी बात है इसी को तोड़ना है। ठीक है, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इधर को ये वाला तो टूट ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहीं ना कहीं आ रहा होगा इसके लोन पेयर के कारण भी। ठीक है ना, सो ये वाला टूटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये प्लस वाला इसके साथ जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से फिनॉल बन गया, और ये I वाला इसके साथ जाके ऐसा बना लेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसमें है, इसमें हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से तोड़ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है SN2 रहेगा। SN2 में फिर लेस स्टेरिक साइड से तोड़ो, ये वाला लेस स्टेरिक साइड है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सिमिलरली H पे प्लस, इस पे माइनस, तो H प्लस इसके साथ चला जाएगा, तो इस वाले के साथ यहाँ पे देखो OH बन गया, और I जो है इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे ये बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या काम करो, स्टेप 1 में देखो कौन कौन सा यहाँ पे बन रहा है, फिर उसके इक्विवेलेंट क्या कौन सा रिएक्शन दे रहा है, SN1 या SN2। ठीक है, और फिर जो भी दे रहा हो फिर वो कहता क्या है वो देख लो। SN1 यदि दे रहा हो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है हमें वहाँ पे, SN2 देना है तो फिर लेस स्टेरिक साइड से तोड़ना है, और दोनों ही यदि कोइंसाइड कर रहा हो कि एक तरफ से SN2 दे रहा हो, दूसरी तरफ से SN1 दे रहा हो। ठीक है, तो एक तरफ यानी कि कह सकते हैं कि 1 डिग्री दे दिया हो, दूसरी तरफ यहाँ पे 3 डिग्री दे दिया हो, तो फिर वहाँ पे हमें उस केस में SN1 को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ साइक्लिक ईथर। देखो अगर इसका रिंग जो है वो 3 से 4 मेंबर का हुआ तो गिव रिएक्शन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में वो रिएक्शन दे सकता है। लेकिन यदि 5-6 मेंबर का रिंग हुआ तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन देगा, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इस तरीके से होगा कि रिंग ओपन होगा मोर स्टेरिक साइड से। ठीक है, और बेसिक मीडियम में रिंग ओपन होगा लेस स्टेरिक साइड से। ठीक है, तो बेसिक लेस स्टेरिक साइड से ओपन होगा और एसिडिक में मोर स्टेरिक साइड से ओपन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 मेंबर का यहाँ पे रिंग दिया हुआ है, तो एसिडिक बेसिक दोनों ही मीडियम में यहाँ पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब HI डाल रहा है तो HI क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड से फिर ये मोर स्टेरिक साइड से ओपन होगा। तो अब इन दोनों में से मोर स्टेरिक साइड कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेरिक साइड है क्योंकि यहाँ पे डबल यहाँ पे ब्रांच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओपन होगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा। ठीक है, देखो इस पे प्लस और इस पे माइनस आ गया, और यहाँ पे प्लस के साथ ये इस I को जोड़ दो और H को यहाँ पे OH के साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे H प्लस H2 है तो इसमें भी यहाँ से खुलेगा, ये इस पे माइनस इस पे प्लस, और यहाँ पे जैसे OH है। ठीक है, तो OH माइनस को इसके साथ जोड़ दो, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पे H को इस O माइनस के साथ जोड़ दो, यहाँ पे भी OH बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वस KOH है, यहाँ पे बेस है ये। ठीक है, और RMgxH2O ये भी बेस होता है। ठीक है, तो इसमें लेस स्टेरिक साइड से खुलेगा, तो लेस स्टेरिक साइड ये या ये है, ये वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्लस आएगा, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, देखो प्लस है इस पे माइनस है। ठीक है, और इसमें K पे प्लस OH पे माइनस, तो OH माइनस जो है OH माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और K प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, RMgx में R पे माइनस होता है तो R पे माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी R के माइनस इसके साथ जुड़ेगा इस प्लस के साथ, और H2O से जो यहाँ पे OH आएगा, सॉरी H2O से यहाँ पे H प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, H2O से H प्लस आएगा और RMgx से R माइनस आएगा, R माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा और H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एनिसोल है। ठीक है, एनिसोल वही आपके पास एक्टिवेटिंग होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन में Br2 इन CH3COOH डाल रहे हैं, यानी कि एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड अपने पास एथेनोइक एसिड, सो एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पैरा पे ये ब्रोमीन लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वही RX और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पैरा पे ये R प्लस जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो ये अल्काइलेशन हो गया, और असाइलेशन में सिंपल से यहाँ पे प्लस है, ये भी जाके इस पे जुड़ जाएगा, तो ये नॉर्मल फ्रीडोग्राफ रिएक्शन आप लोग को पता ही हो। ठीक है, दोनों सब पे पैरा पे यहाँ पे मेजर बन रहा होगा। नाउ नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इस बात को याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, विच इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल वगैरह में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्सेस के एंड प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के।
ठीक है। याद रखना एक बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग देखने को मिलता है, देन ईथर का होगा, देन हाइड्रोकार्बन का। ये जनरल ट्रेंड है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। हो सकता है कहीं पे इस दोनों में वेरिएशन देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल फिनोल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन मोलिकुलर वेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होता है वंडरवॉल फोर्सेस, कार्बन बढ़ाओगे तो वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज डिक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेस, ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होता है, सो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। वंडरवॉल फोर्सेस क्यों डिक्रीज होता है, जैसे ब्रांचिंग हम लोग बढ़ाते हैं तो जो सरफेस एरिया है वो घट जाता है, तो देयरफॉर वंडरवॉल फोर्सेस भी घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। समझ में आ गया। देखो OH ग्रुप जो है इन एल्कोहल एंड फिनोल इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। OH ग्रुप यहाँ पे एच बॉन्डिंग कराता है, जिसके कारण से भी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ता है। देखो इस तरीके से एच बॉन्डिंग करा रहा है यहाँ पे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर हायर इन कंपेरिजन टू द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन कंपेरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन, ठीक है, कंपेरेबल मोलर मास में एल्कोहल और फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड प्रोपेन, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है, इथेनॉल आपके पास एल्कोहल है, कंपेरेबल मोलर मास है दोनों का, बट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ऑब्वियसली इथेनॉल का यहाँ पे ज्यादा होगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, और कहीं ना कहीं ईथर का इन दोनों एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन पे बीच में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इथेनॉल का यहाँ पे है, इथेनॉल का मोलर मास यहाँ पे है आपके पास 46। ठीक है, और यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन का मोलर मास है 46 और यहाँ पे प्रोपेन का मास है यहाँ पे 44, तो कंपेरेबल मोलर मास है। लेकिन इथेनॉल का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देन बीच में आ जाता है यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन विच इज ईथर, देन लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से आपके पास हाइड्रोकार्बन विच इज 231 केल्विन। ठीक है, ऐसा होता है। कई बार इन दोनों में थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे जो एल्कोहल और फिनोल है उनका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। देखो द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ऑब्वियसली, है ना, विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, इथेनॉल में होता है। ठीक है, नो सॉलिबिलिटी का बात किया जाए तो देखो सॉलिबिलिटी इन H2O हाइड्रोक्सी ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा, ठीक है, OH ग्रुप यदि इसको बोल सकते हैं, जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा उतना ज्यादा H बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होता है H2O के साथ। ठीक है, तो OH ग्रुप ज्यादा हो, मोलिकुलर वेट जितना कम सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा, और ब्रांचिंग जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। तो देखो सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर, ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी होता है ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ देखो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना लेता है। ठीक है, द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, साइज को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल और अराइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, मोलिकुलर साइज जैसे इस वाले को यदि इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण से सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लोअर मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल आर मिसेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जो इसका मास बहुत कम होता है वो अच्छे से वाटर में सोल्यूबल या मिसेबल हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और नेक्स्ट है मिथेनॉल, मिथेनॉल का और इथेनॉल का यहाँ पे हम लोग को अच्छे तरीके से देखना है प्रॉपर्टीज। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इसको हम लोग वुड स्प्लिट बोलते हैं, इसको प्रोड्यूस किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ वुड से। ठीक है, टुडे आज के टाइम पे जो मिथेनॉल है वो प्रोड्यूस होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ले लिया है, एंड एक कैटलिस्ट लिया है यहाँ पे ZnOCr2O3। ठीक है, Cr2O3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मिथेनॉल बन गया। ठीक है, रिएजेंट क्या है, ZnO प्लस Cr2O3, 200 से 300 ATM प्रेशर एंड 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर। मिथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 337 केल्विन, हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है। यदि इसका स्मॉल क्वांटिटी ले लिया जाए तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, यदि इसका लार्ज क्वांटिटी ले लिया जाए तो ये डेथ को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, मिथेनॉल को हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट इन पेंट्स में, वर्निशेस में, एंड चीफली इसका इस्तेमाल होता है मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आपका ये होता है HC11OH। ठीक है, इसमें इसका हम लोग चीफली इसको मेकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा ये, जैसे देखो CH3OH है, तो यहाँ पे जो CH3 है इसमें क्या काम करना है, इसमें यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर रिमूव होगा तो ये बन गया आपके पास HC11OH। ठीक है, ये आपके पास हो गया फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए, चलो नेक्स्ट यहाँ पे इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल हमने देखा, अब इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH2H5OH, इसको ऑब्टेन किया जाता है कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन, ओल्डेस्ट मेथड है। द शुगर इन, ठीक है, मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, जिसका वही फॉर्मूला है यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, दोनों का फॉर्मूला। ठीक है, शुगर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, कैसे, इन इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे बनेगा उसको फिर हम लोग जाइमेज के प्रेजेंस में यहाँ पे इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी यहाँ पे शुगर है इन्वर्टेज के प्रेजेंस में हमने यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने यहाँ पे जाइमेज के प्रेजेंस में यहाँ पे फिर इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज। ठीक है, चाहे ग्लूकोज फ्रक्टोज ले लो, जाइमेज के प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है।
याद रखना, ये जो जाइमेज है ये आपके पास यीस्ट में फाउंड होता है, ठीक है, फाउंड इन यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट में हम लोग वही जो हम लोग ब्रेवर्स यीस्ट देखते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो अल्कोहल के लिए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट, ग्रेप से ही शुगर एंड यीस्ट बनता है। ग्रेप रिपन, जब अंगूर सड़ जाता है तो क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाता है एंड यीस्ट ग्रो करने लगता है उसके आउटर पार्ट में, ठीक है। जब ग्रेप को हम लोग क्रस्ट करते हैं एंड तो फिर शुगर और एंजाइम जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है, देन फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, याद रखना, दैट मींस इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे, ठीक है। The action of Gymase inhibited the percentage of alcohol when exceed to 14%. जब अल्कोहल का परसेंटेज 14% से ज्यादा होता है तो फिर ये जाइमोस का जो एक्शन है वो फिर इनहिबिट हो जाता है। इफ एयर गेट्स इनटू द फर्मेंटेशन मिक्सचर, यदि एयर चला जाए इस फर्मेंटेशन मिक्सचर में, है ना, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, फिर वो इथेनॉल को फिर यहाँ पे फिर अगेन से वही इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। विच टर्न टू डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ ड्रिंक, जो कि फिर उसका जो ड्रिंक का टेस्ट है उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इस बात का रखना। इसलिए हम लोग इसको एयर टाइट बॉटल में करके रखते हैं, ठीक है, इथेनॉल को, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, है ना। एक बार यदि खुल गया तो फिर वो फिर खराब हो जाता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इथेनॉल जो है वो कलरलेस लिक्विड है, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इसका फिर 351 केल्विन है। यूज किया जाता है इसको सॉल्वेंट पेंट इंडस्ट्री में, ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। कमर्शियल अल्कोहल जो मेड है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग विद सम कॉपर सल्फेट, कमर्शियल अल्कोहल को अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए क्योंकि उसमें कुछ कॉपर सल्फेट के कुछ कंपाउंड्स डाल देते हैं, और या फिर हम लोग उसमें पायरिडीन के भी कुछ कंपाउंड डाल सकते हैं, इसी को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट यदि डाल दिया तो वो कलर दे देता है, और पायरिडीन डाल दिया तो फिर वो फाउल स्मेल दे देता है लिक्विड को, ठीक है, और इसी को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना। चलो नेक्स्ट ईथर का देखा, तो इस तरीके से ईथर होता है, जो CO बॉन्ड होता है, ठीक है, वो पोलर होता है ऑब्वियसली, है ना, इसमें कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, पोलर होता है। थस ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट, इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंस होता है, इस बात को याद रखना। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रिशिएबली इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो ईथर का वीक पोलरिटी है वो डू नॉट एप्रिशिएबली इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास मच लोअर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, है ना। इसका पोलैरिटी होता है बट वो वीक होता है, इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन से कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें तो कम ही देखने को मिल रहा है, जैसे एन पेंटेन है ना, और यहाँ पे इथॉक्सी इथेन है, ठीक है, दोनों का मोलर मास कहीं ना कहीं बराबर ही होगा, लेकिन देखो कहीं ना कहीं इसका कम ही देखने को मिलता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वही बात है, पोलैरिटी होने के बावजूद भी कोई उतना खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर में, ठीक है, यदि अल्केन से कंपेयर करें तो। लेकिन यदि उसको वहीं पे अल्कोहल से कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में तो बहुत ही कम हो जाता है आपके पास ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल का देखो 390 और ईथर का 307 है, ठीक है, वही चीज लिखा है यहाँ पे। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन ईथर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, ऑब्वियसली जैसा कि हमने देखा था। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल दोस ऑफ अल्कोहल ऑफ सेम मोलिकुलर मास, ठीक है, यानी कि वही सॉलिबिलिटी जो मिक्स हो जाए वाटर के साथ, तो ईथर का जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम देखने को मिलता है, रिजेंबल करता है अल्कोहल के साथ यदि उसका मोलिकुलर मास सेम है तो, ठीक है, सेम मोलिकुलर मास में कंपेरिजन करें तो। बोथ इथॉक्सी इथेन जो कि ईथर है एंड ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये अल्कोहल है, दोनों का कहीं ना कहीं सेम मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। द मिसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट, यानी कि सॉलिबिलिटी जो है वो जो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ वो कहीं ना कहीं सेम होता है, यानी कि 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली नहीं होगा बट सिमिलर कह सकते हैं। बट वहीं पे हाइड्रोकार्बन का देखा जाए तो ऑब्वियसली ये तो कंप्लीटली इमिसिबल होता है वाटर के साथ, ये मिक्स ही नहीं करता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ऑब्वियसली वही बात है, ऑक्सीजन जो है ईथर का ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसी वजह से ये भी वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीजें अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब इसका ऑर्गेनिक का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे होंगे, वो भी चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।